हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिषेक सोनी एंड मैंने एक पॉलिटी का अच्छा सीरीज चालू किया है आप सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने। तो वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी पल्स। ठीक है, आइए आज हमारा पहला टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है। किसका किसका? पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, अब जैसे कि आपसे कोई पूछे या फिर एग्जाम में पूछे कि जो इलेक्शन होता है वो कंडक्ट कौन कराता है, तो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? एक परमानेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है, खुद में डिसीजन ले सकता है और ये परमानेंट है, इसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको नहीं हटा सकते। ये क्या है? परमानेंट बॉडी है। ठीक, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है, और पार्ट 15 में। ठीक, याद रखना कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324 में, पार्ट 15 में। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिशन। अब इलेक्शन कमीशन किसी न किसी हर बॉडी जो है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से मिल के बना होगा, है ना। उसके कुछ लोग होंगे, कुछ उसमें काम हो रहा होगा, पर्पज हो रहा होगा, कोई अपॉइंट कर रहा होगा, कोई रिमूव कर रहा होगा, तो ये सब कंपोजिशन में आता है। तो कंपोजिशन में क्या है कि इसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो कौन इसे वो करता है, फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? एक यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी फीचर का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक फीचर है ये, अकेले है। ये नहीं कि आधे देश के लिए दूसरा इलेक्शन कमीशन है, आधे देश के लिए दूसरा इलेक्शन कमीशन है, दूसरे जगह के लिए दूसरा इलेक्शन कमीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश में स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी वो इलेक्शन होगा, लोकसभा का, राज्यसभा का जो भी इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है, तो ये सब कौन कराता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके मेंबर और चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है? तो कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक, ऑल मेंबर्स एंड चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होगा इसके मेंबर बनने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अगर कभी एग्जाम में दे दे कि द क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, देन द आंसर इज नो, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, फिर उसके बाद क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं प्रिस्क्राइब करता है कि इसका टर्म कितना होगा मेंबर्स का। ठीक है, अगर दे दे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द टर्म और टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, देन इट्स आंसर इज नो। ओके, देन आगे हम लोग देखते हैं टेन्योर और सैलरी। देखो, टेन्योर और सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंट वही करते हैं तो डिटरमाइन भी वही करेंगे। कहीं कहीं दे देता है कि बताइए इसका टेन्योर कौन डिटरमाइन करेगा या फिर सैलरी कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट करेगा? तो नहीं, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, सैलरी किसके इक्वल होता है? जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके इक्वल होता है। क्या? सैलरी होता है। ओके, उसके बाद क्या है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर सैलरी अलाउंस। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 अलग जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके उन सब का बराबर का पावर होगा, बराबर का सैलरी होगा, अलाउंस भी बराबर का होगा। ये नहीं कि वो चीफ हैं तो उनको ज़्यादा मिलेगा, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनका टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर्स का होता है या फिर 65 ईयर एज का होता है। जो भी पहले हो जाएगा उसके हिसाब से वो लोग को क्या किया जाएगा? रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर इनको टाइम से पहले रिजाइन देना हो तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, और ये क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम द फर्दर अपॉइंटमेंट, कि एक बार ये लोग यहाँ से रिमूव कर दिए गए या फिर हट गए, इनका टेन्योर पूरा हो गया, तो क्या ये फिर से अपॉइंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूवल। रिमूव करने का क्या प्रेसिडेंट का जब मन करेगा ऐसे ही कहेंगे चलो अब ठीक है इसको रिमूव करना तो कर देंगे? नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ही होगा। तो प्रोसेस क्या है कि सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट।
जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वह उसी सेम ग्राउंड पे और सेम मैनर पे क्या किया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पास होता है दोनों हाउसेस का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। तो इन दोनों हाउसेस से क्या है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब है कि जो भी उनका कोरम रहेगा या फिर वहाँ पे जो भी मेजॉरिटी प्रेजेंट रहेंगे उसके हिसाब से 2/3 हो गया, ठीक है। और क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब जैसे क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब है कि जब सिक्योरिटी रहेगा उनके टेन्योर का तभी वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगा उनके टेन्योर का, किसी न किसी मतलब गवर्नमेंट के दबाव में आकर के उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। उनका क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इसलिए वो खुल के काम करते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं इसको, ओके। फिर आगे क्या है, अदर इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन नहीं देगा प्रेसिडेंट को, तब तक वो इलेक्शन कमिश्नर जो 2 हैं उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन चाहिए। इट इज़ एडवाइजेज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन द मैटर ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA। मतलब इसका फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन का, कि ये लोग एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को किसी मैटर पे, तो MP और MLA को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ओके। तो इनका ये फंक्शन है कि ये लोग क्या करते हैं, सजेशन देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं। उसके बाद आगे है कि इट इज़ ऑल इंडिया बॉडी। ये ऑल इंडिया बॉडी अभी मैंने आपको बताया कि पूरे भारत के लिए एक ही है, कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। सभी सेंट्रल मतलब सेंट्रल और सभी स्टेट के लिए एक ही है, ये तो मैंने आपको बताया पहले ही। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन। मतलब अब देखिए जैसे क्या है कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ लोकल बॉडीज़ का मतलब है कि पंचायत हो गया, पंचायत, या फिर जो होता है ये म्यूनसिपाल्टीज होता है ना, तो इन सब का जो इलेक्शन होता है वो कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ओके। तो ये क्या है कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन नहीं कराता है। और डिसीजन टेकन बाय मेजॉरिटी, अभी मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन होता है मेजॉरिटी से लिया जाएगा। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए CEC और इलेक्शन कमिश्नर हो गए 2 ये 2 हो गए। ये अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी डिसीजन को अकेले ले रहे हैं, ये 2 लोग नहीं उसमें मतलब क्या एग्री हैं, तो इन दोनों का बात माना जाएगा, ठीक है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साथ एक और आ गए मतलब +1 हो गए, तो इनका बात माना जाएगा, ओके। तो ये अकेले पड़ गए तो ये क्या हुआ कि माइनॉरिटी में हो गए, ये मेजॉरिटी में हो गए। तो ये जब मेजॉरिटी में हो गए तो मेजॉरिटी की बात माना जाएगा। जब भी डिसीजन लिया जाएगा मेजॉरिटी से लिया जाएगा, ओके। बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, इससे क्या हुआ था कि एज ऑफ वोट जो था उसको 21 से 18 कर दिया गया था, ठीक है। तो अब जैसे ये क्या फैक्ट है, ये पूछ लेता है कभी कभी PCS के एग्जाम में कि जो एज ऑफ वोट था वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से या फिर कौन से ईयर में कम किया गया था, 21 से 18 किया गया था, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 से, ठीक है। सो आगे हमारा अगला टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के मतलब इसका क्या है कि प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में बताया गया है कि नहीं बताया गया है। चलिए सो हम देखते हैं। ये सबसे पहले देख लीजिए, आर्टिकल 76 में आता है, पार्ट 5 में आता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री है, ठीक। क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन आवर कंट्री, ठीक है। कोई आपसे पूछे तो बताइएगा। और कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक। मस्ट बी ए पर्सन हु क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि क्या है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लायक रहना चाहिए वो आदमी, उसी को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। या फिर वो क्या रहना चाहिए, मस्ट बी जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर 5 years, या फिर एडवोकेट फॉर ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। मतलब क्या है कि इसका 3-4 जो एलिजिबिलिटी है वो होना चाहिए, उसमें से कोई एक। कि पहला क्या है कि वो हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज होने लायक रहना चाहिए, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा। या फिर वो जज रहना चाहिए किसी हाई कोर्ट के 5 साल के लिए, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा। या फिर
एडवोकेट रहना चाहिए 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट के, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहना चाहिए, तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे। ठीक है। टर्म इज़ नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कितने साल का होगा, ये बताया गया टर्म होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कितने साल का होगा। ओके, सो नो मेंशन ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोसीजर इन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिमूवल ऑफ प्रोसीजर भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सैलरी। सैलरी नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में सैलरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। प्रेसिडेंट में डिसाइड, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे किसको कितना सैलरी देना है अटॉर्नी जनरल को। ओके, ये ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और इसका टर्म क्या है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे। ठीक, नॉर्मली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट चला मतलब गिर जाता है, हट जाता है, तो उसके साथ ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हट जाते हैं, दूसरे अपॉइंट होते हैं। सो वैसे होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन लीगल मैटर। ठीक है, कि कहाँ कैसा मतलब काम करना है लीगल मैटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये अपीयर होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल कोर्ट। ये क्या है कि किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। ठीक है, या फिर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, मतलब 143। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट अगर रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर रेफरेंस दे दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में उन्हें क्या करना है कि रिप्रेजेंट होना है, तो वो होंगे। ठीक है, आर्टिकल 143 में है। ठीक, अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि एग्जाम में पूछा है, PYQ है कि नॉट अ फुल टाइम काउंसिल एंड नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब पूछता है कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। ठीक है, ही कैन डू हिज प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, मतलब कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब अपॉइंट हुए हैं तो क्या वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, फुल टाइम काउंसिल नहीं है। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, हर कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में वो राइट ऑफ ऑडियंस, मतलब वहाँ पे जा कर के बैठ के वहाँ का जो भी चल रहा है उसे देख सकते हैं। ठीक है, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ये भी बात जान लीजिए कि ये पार्लियामेंट में भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है कि राइट टू स्पीक है इनके पास, राइट टू स्पीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी कमेटी होता है पार्लियामेंट में उसके ये फुल टाइम मेंबर होते हैं, तो उसमें भी क्या है, राइट टू स्पीक है। पर राइट टू वोट है क्या इनके पास, बताइए आप सब, राइट टू वोट है, राइट टू वोट नहीं है। ठीक है, राइट टू वोट नहीं है। ओके, सो आप लोग को जैसा भी लगा हो ये वीडियो तो आप लोग बताइएगा, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए सब लोग। PYQ को जितना हो सके उतना आप लोग एनालिसिस करिए, प्रैक्टिस करिए। और मैं PYQ का सीरीज़ भी चालू करने वाला हूँ कल या परसों से, सो आप लोग देखिएगा वीडियो तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।